उम्मीद है आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं और अभी तो खैर कोई एग्ज़ाम अभी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जेईई एग्ज़ाम है और बाकी जो भी एग्ज़ाम हमारे अभी आने वाले हैं, टीजीटी और इन सभी को देखते हुए हमारी तैयारी बिल्कुल जारी है। और मुख्य तौर पे हम बात जिन टॉपिक्स की करते हैं, जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, जिसमें अलग-अलग तरह का इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, है ना? एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। उसके साथ-साथ हम बात करें तो हम इंडियन पॉलिटी पे भी लगातार अपनी नज़र रखे हुए हैं और भारतीय संविधान के जो भी डायमेंशन हैं, उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि बहुत सारी लगभग आज तक मैं बात करूँ तो जो एक्सप्लेनेशन वाइज़ हम देखें टॉपिक वाइज़ लगभग 100 के करीब क्लासेस आप यूट्यूब चैनल पे मेरी जो क्लासेस हैं वो आप देख सकते हैं। आप ज़रूर जुड़ें और अपने टॉपिक जो भी आपको लगता है तो थंबनेल में टॉपिक का नाम लिखा है, जिस भी टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो, आप उनको ज़रूर देख लें। मैं देखता हूँ यहाँ पे हिमांशी वास्त्यान जी, रितिका चौधरी जी गुड इवनिंग। कुछ क्यों लेट हो जाते वो भी गलत कर दिए। हाँ, ऐसा कई बार हो जाता है एग्ज़ाम में जब बैठते हैं, तो हमारे साथ कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका एक ही सॉल्यूशन होता है कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहें। जो भी आपने पढ़ा हो, आप उसका रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जब आप करेंगे, तो आप इन समस्याओं से छुटकारा बहुत जल्दी पा लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें आता है और हम भूल जाते हैं। वहाँ पे हम श्योर नहीं हो पाते हैं कि हम उस समय हमें ए भी सही लगता है और बी भी सही लगता है। तो ये कारण है क्योंकि हम प्रैक्टिस और इतना ज़्यादा रिवीजन नहीं करते, ऐसा इसलिए हो जाता है। नमस्कार विकी धीमान जी, कैसे हैं? गुड इवनिंग प्रीति शर्मा जी, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? प्रदीप नवी जी गुड इवनिंग, आशा कुमारी, ठीक है, बाकी जो भी हैं मुझे उम्मीद है सभी आ ही चुके होंगे। जी, सुषमा पठानिया जी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने टॉपिक देखा है, टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये हो सकता है आपको टॉपिक लग रहा हो कि इससे क्या प्रश्न बनेंगे, इससे बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। और मैं खास तौर पे बात बताऊं तो एचआरटीसी और क्लरिकल एग्जाम जो अभी हुआ उसमें भी यहां से प्रश्न बने हैं। वो आपको लगा नहीं कि भारतीय संविधान की विशेषताओं से हैं, लेकिन भारतीय संविधान की अगर आप विशेषताएं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी कुछ खास गुण हैं, अगर उनकी आप बात करें तो यहां से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। जी हो जाएगा, 120 वाले हो सकते हैं। जनरल विदाउट रिजर्वेशन 110 क्वेश्चन, राइट, ओके। 110 प्रश्नों में भी होने की चांसेस हैं, 55 प्लस जनरल में हो सकते हैं, लेकिन मैं इस संदर्भ में कुछ नहीं कह सकता हूं अभी। बाकी देखते हैं कितने लोगों का एग्जाम सही हुआ है, कितने का नहीं। बाकी मैंने सुना है कि ऑफिशियल आंसर की में भी कुछ प्रश्न जो हैं उसके उत्तर गलत बताए गए हैं। खैर, हमारा टॉपिक है, हमें बढ़ना चाहिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में हम लोग आज बात करेंगे। आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता जो है, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत दस्तावेज माना जाता है। ये पूरे दुनिया का देखें तो सबसे खूबसूरत दस्तावेज है, जो कि हमें अपने अधिकारों से परिचित करवाता है, हमें बहुत सारी बातों से निरंतर रूप से परिचित करवाता रहता है। तो दुनिया का सबसे खूबसूरत दस्तावेज है हमारे देश का आईन, यानी हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे देश का संविधान, ये सबसे खूबसूरत है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखें कि देखिए, संविधान जो होता है, इस प्रश्न को टॉपिक हमने पहले कभी नहीं किया है, तभी मैं आपके लिए लाया हूं। संविधान जो होता है वो लिखित और मौखिक दोनों रूप में हो सकता है। भारत का संविधान लिखित संविधान है, यानी रिटन फॉर्म में है। भारत का संविधान लिखित, और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि एक विस्तृत यानी विस्तार पूर्वक जिसमें चर्चा की गई है, भारत का संविधान लिखित और विस्तृत दस्तावेज है। इस बात का आप ध्यान रखें। प्रियंका देवी जी, 11 बजे क्लास होती है? नहीं होती है, वैसे तो आज नहीं हुई है, ठीक है। बहुत कम लोग शेयर नहीं करते यार आप लोग। प्रियंका देवी जी, क्या हो गया, आप क्यों गुस्से में हैं? ठीक है, भारत का संविधान लिखित और विस्तृत संविधान है। अब आपको जो ना मुख्य तौर पे बातें जो ध्यान रखनी है, इसमें दो तिथियां, लिखित और विस्तृत संविधान है, इसमें कहां कहां से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली आप बात ध्यान रखें, देखिए एक कई बार हम बात करते हैं मूल संविधान और वर्तमान संविधान, तो दोनों में अलग अलग फर्क है, क्योंकि संशोधन की शक्ति के तहत संविधान में कई बार परिवर्तन आ जाता है। आप देखेंगे कि दो तिथियां आपको ध्यान रखनी है। एक तिथि है 26 ऑफ नवंबर 1949 और दूसरी तिथि है 26 ऑफ जैन 1950, 26 जनवरी 1950। अगर मुख्य तौर पे हम इन दोनों तिथियों को ध्यान में रखें तो आपको बहुत बातें यहां पे समझ में आने वाली हैं। क्या
इनको दोनों तिथियों को लेने का मकसद हमारा क्या है वो हम समझेंगे। टीजीटी कमीशन का अपडेट कोई नहीं है जी, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन टीजीटी कमीशन का अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ आपकी जो ये मैं टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ आपके सभी एग्जामिनेशन को देखते हुए, ये फिर अनपढ़ों वाली बात हो जाएगी। अगर नहीं आपने खैर प्रियंका देवी जी ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा है कि ये टॉपिक क्यों करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके सभी एग्जाम जो भी आने वाले हैं, टीजीटी है, एलाइड है, तो आपने देखा ना पॉलिटी तो एक ही है। चाहे कोई पुलिस में जा रहा हो, चाहे आप आईएएस के एग्जाम में जा रहे हो, पॉलिटी तो एक ही है ना, समझने की आवश्यकता है। और प्रियंका देवी जी आपका कमेंट भी जरूर पढ़ रहा हूँ। टीजीटी कमीशन का भी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको सूचित कर देंगे। ठीक है, 2 तिथियां आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आत्मर्पित किया गया, अडॉप्ट किया गया, और इसको हम कहते हैं कि संविधान जो था ये आंशिक रूप से लागू किया गया था। आंशिक रूप से यानी कि इसको पार्शली लागू किया, आंशिक रूप से। और 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मुख्य तौर पे मैं आपको कुछ बातें बहुत ध्यान से आपको सुननी है, बहुत ध्यान से। कई बार हम इन बातों को सुनते नहीं हैं और फिर एग्जाम में हम गलत कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जो भी आपके एचआरटीसी एग्जाम, क्लर्क के एग्जाम में पूछे गए, और बहुत सारे निरंतर रूप से एग्जाम में आपने देखा है कि पॉलिटी का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं था जो हमने यहाँ से नहीं करवाया हो, इस यूट्यूब चैनल से आपको नहीं बताया गया हो, या ऐसा कोई प्रश्न नहीं था आपने देखा हो कि हिस्ट्री का भी कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जो कि ना करवाया हो। बहुत सारे मॉक टेस्ट के माध्यम से जो निरंतर रूप से जुड़े हैं उनको हमने करवाया है। पहले प्रश्न बनेंगे 26 जनवरी 1950 को हमारा जो ये संविधान लागू हुआ इसमें क्या क्या था, ये आपको सुनना है। इसमें क्या क्या था, तो आपको पहला बात ध्यान रखनी है, जब हमारा मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसमें 8 थी अनुसूचियां, यानी इसमें 8 शेड्यूल थे, 8 इसमें अनुसूचियां थी। इस बात का आप ध्यान रखें। मूल संविधान था उसमें 395 आर्टिकल थे, यानी कि 395 इसमें अनुच्छेद थे, ये आप ध्यान रखें। मूल संविधान में 22 भाग थे, 22 इसमें क्या थे, पार्ट थे। अब पहला प्रश्न तो आपके यही बनते हैं कि मूल संविधान में क्या था और वर्तमान के संविधान में क्या है। तो वर्तमान के संविधान में अगर हम अनुसूचियों की बात करें, जो हमारा वर्तमान आज का संविधान है, वर्तमान के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, यानी 8 की जगह अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, 12। 4 अनुसूचियां हमने बाद में जोड़ी। पहला संशोधन हुआ, उसके तहत हमने 9वीं अनुसूची को भारत के संविधान में शामिल किया, 9वीं अनुसूची को शामिल किया। फिर हमने 52वां संविधान संशोधन किया, उसके तहत हमने 10वीं अनुसूची 10 शेड्यूल को हमने इसमें ऐड कर लिया। 11वां 73वें संशोधन के तहत हमने 11वीं अनुसूची को शामिल किया, एंड 74th अमेंडमेंट जो हमने किया उसके तहत हमने 12वीं अनुसूची को शामिल किया, जिसके तहत नगर निगम नगर पालिकाओं के जो विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई। अभी वर्तमान में बात करें, 395 मूल संविधान में अनुच्छेद थे। वर्तमान में परिस्थिति क्या है, तो वर्तमान में लगभग 475 प्लस अनुच्छेद है, 475 प्लस आर्टिकल्स है वर्तमान में। अभी भी वर्तमान में 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन उनमें जो पार्ट जोड़े गए हैं ना, जैसे आर्टिकल 1 है, तो जैसे आर्टिकल 2 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी है ना, तो इस तरह से जोड़ते हैं। उस तरह से हम देखें तो 475 480 के करीब जो है वो आर्टिकल पहुंच चुके हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में परिस्थिति क्या है आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में भाग जो है वो 25 भाग हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। मोटे मोटे तौर पे प्रश्न जो है वो यहीं से बन जाते हैं। नहीं आजकल आज नहीं हुई है, सिर्फ ये थोड़ी सी कारण है। कितने लोग देख रहे हैं अभी, 90। थैंक यू। देखिए सबको जुड़ना चाहिए। बबली ठाकुर, रितिका चौधरी, बहुत अच्छी बात है। यह बातें आपको समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब मुख्य तौर पे आपको कुछ और बातें सुननी चाहिए। भारत का संविधान निर्मित किस तरह से हुआ, हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में मुख्य तौर पे आप एक और बात ध्यान रखें कि भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है और वो सेल्फ मेड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी उसको भारत के लोगों ने ही तैयार किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान किसने तैयार किया है,
ऑप्शन में संविधान सभा जरूर होगा, वैसे सही जवाब है संविधान सभा, लेकिन संविधान सभा भी स्वयं यही कहती है कि हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोगों ने ही संविधान को तैयार किया है, वहां पे ये बात है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कौन है, तो भारत के लोग जो हैं वो सर्वोच्च हैं। मेरे सारे क्वेश्चन सही है पॉलिटी के, थैंक यू सो मच जी। पूजा शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी बात है अगर आपके प्रश्न सही हैं। अंकिता जी 448 नहीं, संख्या बढ़ चुकी है, 480 मोटे तौर पे आप कह सकते हैं सर। नहीं कल तो वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि कल एचआरडीसी का पेपर सॉल्व करवाना था, तो हाँ जी। भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है, इस बात का आप ध्यान रखें। निर्मित, और निर्मित में भी आप ध्यान रखें कि ये सेल्फ मेड है, यानी कि स्वयं भारत के लोगों ने तैयार किया है। अगर हम बात करें तो भारत के संविधान के लिए बहुत सारी बातें सामने निकल के आती हैं कि भारत का संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में हम बात करेंगे, किसको उधार का संविधान कहते हैं, आखिर क्या वजह है। निर्मित संविधान में, यानी कि भारत का संविधान निर्माण किया संविधान सभा के लोगों ने किया। सबसे पहले हम बात करें तो इसके लिए जैसे अगस्त प्रस्ताव लाया, भारत के लोगों ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में यह बात थी कि अगस्त प्रस्ताव में इसलिए भारत के लोगों ने या उस समय के जो भी राजनेता थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बात की गई थी कि भारत का जो संविधान है उसमें मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। तो ये मुख्यतः शब्द का स्पष्ट मालूम यही होता है कि इसमें अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस कारण से अन्य लोगों होने की वजह से, क्योंकि भारत का संविधान तैयार किया जा रहा है, अन्य लोगों की आवश्यकता ही क्या है, तो इसलिए हमने उसको शामिल नहीं किया। फिर उसके बाद में आपको पता है कि क्रिप्स मिशन भारत में आया और स्टैफोर्ड क्रिप्स उसके अध्यक्ष थे। क्रिप्स मिशन ने ये कहा कि हम, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का काम चला हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था, और हमने शामिल नहीं किया क्योंकि क्रिप्स मिशन ने ये कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, और हमने इसको शामिल नहीं किया है। देवेंद्र जी 72 ही क्वेश्चन सही हुए हैं, तब थोड़ा मुश्किल है, आप अगले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं जी। हाँ कार्बन कॉपी, कैप्टन साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, ठीक है, निर्मित संविधान इसको कहते हैं। फिर क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आया 23 मार्च 1946 में, एक कैबिनेट मिशन भारत में आया। कैबिनेट मिशन भारत में आया मई 1946 में। इस कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। मई 1946 में इस कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और इस कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। इस बात का आप ध्यान रखें, सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और 2 इसके सदस्य थे, जिसमें एक एबी अलेक्जेंडर थे और एक स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। जो क्रिप्स मिशन के तहत भारत में आए, एक स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर एंड पैट्रिक लॉरेंस, ये इसके अध्यक्ष थे। तो आपको यही प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश के आधार पर किया गया। आप इस बात का ध्यान रखें कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि भारत पाकिस्तान विभाजन किस समिति की सिफारिश पर या किसके आधार पर किया गया, तो उसका आधार क्या था, वो था माउंटबेटन प्लान, क्योंकि वहां पर लिखा हो सकता है कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान। तो आपको ध्यान रखना है कि माउंटबेटन प्लान, जो लॉर्ड माउंटबेटन के नाम पे जो प्लान योजना है, उसके तहत 3 जून 1947 को घोषणा की और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। स्ट्रॉन्ग हो गई है जी। ये आप ध्यान रखें, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। निर्मित संविधान संविधान सभा के लोगों ने इसमें तैयार किया, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर तैयार किया गया था। अब आपको थोड़ी बातें बहुत ध्यान से सुनी है। अब ये जो कैबिनेट मिशन था जिसमें 3 लोग थे, ये बातें आपने जान ली। मई 1946 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और कैबिनेट मिशन ने जो कहा, उसने कहा कि इस संविधान सभा में कुल 389 मेंबर्स होने चाहिए थे। ये बातें आपने बहुत ध्यान से सुनी है। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 389 यानी 389 सदस्यों की बात की गई, 389। इसमें से कितने कितने लोग होने चाहिए थे, जरा मैं आपसे पूछता हूं, मुझे आपने जवाब देना है जल्दी से। आपने, गुड इवनिंग अनुपम जी, आपने मुझे जवाब देना है कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। आपने मुझको बताना है कि कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश भारत से कुल कितने लोग लिए गए थे, जल्दी बताइए।
हाँ, तो मैंने कहा था ना, बहुत सारे लोगों के जवाब बाद में ऑफिशियल आंसर की आती है, इसमें बहुत सारे प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। ऐसा होता है, होता है। कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा ना, तैयारी जारी रखिए। जल्दी बताना है कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ब्रिटिश भारत से कुल कितने लोग लिए जाने थे। रीना रनोटे 293 लिख रही हैं। श्रवण कुमार, गुड इवनिंग जी। श्रवण जी 296। मनीषा निशु, अर्पणा राणा 296, 292, 292 या 296, 392, 292 और 96 आ रहे हैं। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 389 कुल मेंबर थे। इसमें 292 सदस्य जो थे ये ब्रिटिश भारत, अंग्रेज भारत से लिए जाने थे। अंग्रेज भारत का मतलब है एक ऐसा भारत जिसमें अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे, यानी कि जहां पे प्रत्यक्ष रूप से शासन उनका होता था। 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से, 4 सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांत से, ये है चीफ कमिश्नरी प्रोविजन जो है, मुख्य आयुक्त प्रांत से 4 सदस्य लिए जाने थे, और 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों से लिए जाने थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जहां तक मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि ब्रिटिश भारत से कुल कितने लिए जाने थे, तो आपको ध्यान रखना है कि 296 ही लिए जाने थे। बेशक ये मुख्य आयुक्त प्रांत है तो ब्रिटिश भारत ही, ब्रिटिश भारत के द्वारा ही वहां पे चीफ कमिश्नर प्रोविजन बनाए गए थे। तो 296 सदस्य जो थे ये ब्रिटिश भारत से थे। ये अंग्रेज भारत है, ब्रिटिश भारत इसको आप कह सकते हैं, लेकिन मुख्य आयुक्त प्रांत भी अगर पूछा जाए तो ये है। बाकी 93 मेंबर ये देशी रियासतों से। इसमें भी आपको ध्यान रखना है 292 और 4, ये जो 296 सदस्य हैं, 296 मेंबर हैं, ये सदस्य कौन थे? ये निर्वाचित सदस्य थे, यानी इनका निर्वाचन किया जाना था, इनको इलेक्शन के माध्यम से आना था। जबकि ये 93 सदस्य जो हैं ये कहां से थे? ये सदस्य थे मनोनीत, यानी इनका नॉमिनेशन किया जाना था। ये मनोनीत सदस्य हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये नॉमिनेट मेंबर हैं एंड दीज आर इलेक्टेड मेंबर्स। अब ये इनका चुनाव कौन करता? हमें कहते हैं कि संविधान सभा जो है ये वयस्क चुनाव, वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल वोटिंग सिस्टम के आधार पर नहीं था। लोगों ने इसमें मतदान नहीं किया, लेकिन यह इसका अपवाद है। हालांकि अगर मतदान भी होता तो मुझे लगता है कि शायद भी तभी भी यही सदस्य चुने जाने थे, क्योंकि लगभग हम देखें अप्रत्यक्ष रूप से जरूर चुनाव हुआ था, लेकिन उन्हीं लोगों को चुना गया था। शायद जनता भी उन्हें चुनती, क्योंकि इसमें हर वर्ग का हमें प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। निर्वाचन, मनोनयन, क्लियर। ये अब इनका चुनाव किसने करना था? तो इनका चुनाव करना था विधायकों ने। और आपको पता है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, जिसको आप कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इनका चुनाव किया जाना था। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत विधानसभा में जो सदस्य चुने गए थे, उन्होंने इन 296 लोगों का चुनाव करना था। जी, पंचायत ऑडिटर के लिए क्या क्या पढ़े? इकोनॉमिक्स के अलावा भी आप जीके सेक्शन पे नजर रखिए अपनी पंचायत ऑडिटर में। हालांकि ऑडिटर में तो इकोनॉमिक्स के प्रश्न ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी आप 1-2 पेपर ऑडिटर के देखिए पुराने, फिर आपको पता लग जाएगा। भाई समझ आ रहा है सभी को? ये बातें किस किस को समझ में आ गई हैं? उम्मीद है सभी को आ गई होंगी। अच्छा, दूसरी बात, ये 389 का ये जो आंकड़ा हमने लिया, तो कहां से लिया? तो 389 का आंकड़ा इस तरह से लिया गया था, क्योंकि आप ध्यान रखें कि उस समय भारत की जनसंख्या जो थी वो लगभग 40 करोड़ थी। और 40 करोड़ की जनसंख्या में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि 40 करोड़ की जनसंख्या में ये कैबिनेट मिशन ने डिसीजन दिया कि कम से कम संविधान सभा का एक सदस्य ऐसा होगा जो कम से कम 10 लाख लोगों का प्रतिनिधि होगा। तो इस कारण से देखें तो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधि एक सदस्य होना चाहिए। तो इस कारण से जो 389 का आंकड़ा है वो हमने लिया है, क्योंकि उस हिसाब से ये आंकड़ा जो था वो फिट था। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। ये बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से 2-4 प्रश्न और बन सकते हैं, वो आपको जरा सुनने हैं। कैबिनेट मिशन की संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आप ध्यान रखें,
207 लोगों ने भाग लिया था। नोट्स बनाते रहिए, आपको बताऊंगा मैं। प्रथम बैठक, जो फर्स्ट बैठक हुई संविधान सभा की, कब, आइडिया भी नहीं है, आइडिया कोई भी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रथम बैठक में कुल 207 लोगों ने भाग लिया था। संविधान सभा के टोटल मेंबर कितने थे, तो ये भी ध्यान रखना है, 389। ठीक है, 207 लोगों ने फर्स्ट बैठक में भाग लिया, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, आप लोग जानते हैं कि उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। तभी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट विंस्टन चर्चिल ने भी कही थी कि संविधान सभा मानो एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये एक और स्टेटमेंट उन्होंने वहां पे की थी। तो ऐसे प्रश्न भी आपके बड़े लेवल के एचएस में पूछे जा सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसकी है। जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन का एक स्टेटमेंट है कि संविधान सभा मानो कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, तो ये किसने कहा, तो ये स्टेटमेंट ग्रेनविल ऑस्टिन की है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया, इस बात को ध्यान रखना है। फिर मुस्लिम लीग ने जब बैठक का बहिष्कार कर दिया, यानी कि मुस्लिम लीग ने जब इसका बहिष्कार यानी विरोध कर दिया, तो मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, 324 सदस्यों ने भाग लिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली बैठक में 207 सदस्य भाग ले रहे हैं, मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद 324 सदस्य ने भाग लिया। अब प्रश्न उठता है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, उस समय कितने संविधान सभा में सदस्य थे, यानी कि आपको बताना है कि आजादी के समय संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे। तो आपको ध्यान रखना है कितने बचे थे, 299। दूसरा, चौथा प्रश्न बनता है कि जब संविधान तैयार हो गया तो संविधान पे हस्ताक्षर कितने हुए, कुल संविधान पे सिग्नेचर करने वाले लोगों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 284, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। क्लियर? कैसे हो गौतम जी? मैं ठीक हूं। ये बातें समझ में आ गई हैं? कोई चिंता नहीं करनी है, जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्या हो गया, कोई बात नहीं ना। 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये बातें समझ में आ गई सभी को? मुझे उम्मीद है सभी को आ गई होगी। प्रश्न और भी बनते हैं। संविधान सभा में जी 299, बहुत अच्छी बात है। फिर प्रश्न बनता है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15 महिलाएं हमारी संविधान सभा में थी। पहली बैठक में पूछा जाए कि फर्स्ट जो सेशन संविधान सभा का हुआ उसमें कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया, आप ध्यान रखें कि 9 महिलाओं ने उसमें भाग लिया था। प्रश्न ये भी बनता है कि संविधान सभा में भाग लेने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है, बेगम अय्याज रसूल। ये संविधान सभा की बैठक में भाग लेने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थी और 9 महिलाओं ने पहली बैठक में भाग लिया, 15 कुल महिलाएं थी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब 389 में से मुस्लिम लीग के सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया था। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे, उन्होंने बहिष्कार किया। हालांकि मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग हैं वो इसका बहिष्कार कर देंगे। हमारी संविधान सभा में बहुत सारे मुस्लिम सदस्य भी रहे हैं। आपने प्रारूप समिति को देखा है, वहां पे मोहम्मद सादुल्ला हैं, मुस्लिम लीग से थे लेकिन संविधान सभा के सदस्य बने रहे। बाद में हालांकि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, वो अलग बात है। बाकी कुछ लोग ये भी नहीं थे। बाकी आप देखते हैं कि लास्ट समय तक 299 रह जाते हैं, आखिर इतना बड़ा आंकड़ा फिर से गायब हो जाता है। 324 है, फिर आप देखेंगे 299 हस्ताक्षर 284 के हुए। क्योंकि आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है कि जहां आपको देखने को मिलता है कि इस तरह से लोग घट रहे हैं, तो कारण ये भी है कि जो देसी रियासतों की हमने बात की, ये जो देसी रियासतें हैं ये अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई थी कि उनको जाना किसके पास है। क्योंकि उनको जो माउंटबेटन प्लान के हिसाब से छोड़ा गया तो वो किसी में भी शामिल हो सकती है। तो उनको बताया गया कि आप चाहे तो भारत में शामिल हो जाइए, आप चाहे तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, और आप चाहे तो आप अपना इंडिपेंडेंट भी बनाए रख सकते हैं, आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखिए। तो उन्होंने वो डिसाइड ही नहीं कर पाई कि आखिर उनको जाना कहाँ है। तो इसमें अगर संविधान सभा में इन 93 सदस्यों में से आप देखें तो या तो राजा महाराजा स्वयं आ सकते थे या अपनी तरफ से किसी को मनोनीत करके भेज सकते थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
अब मैंने बताया ना, बेगम अयाज रसूल। 93 भी श्योर नहीं थे कि हम कहाँ जाएं। हाँ बिल्कुल सही बात है, सुषमा शर्मा जी, अच्छी बात है, क्रॉस कर चुके हैं आज। यार आप लोगों की बातें ही खत्म नहीं होती, फिर मेरा काम मन करेगा आप मैं 11 बजे वाली क्लास में हूँ, करेगा मन फिर। सपनदीप जी, महिला का नाम है बेगम अयाज रसूल। फिर ऐसे मन नहीं करता ना अगर आप लोग बातें करते रहेंगे, छोड़ो ना यार, जो हो गया वो हो गया। पेपर नहीं अच्छा हुआ है तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता बिना पछतावे के, और कुछ है नहीं। नंबर अच्छे बने, मेरिट का वेट कीजिए। आप लोग पता है कि जब 60,000 लोगों ने एग्जाम दिया हो और वैकेंसी 400 हो, तो 60,000 में से कोई कितना भी प्रयास कर ले, 400 लोग ही चुने जाएंगे ना। बचे कितने लोग बचे हैं? अगर मोटे तौर पे आप आंकड़ा लगाएं तो 59,600 लोग फिर के फिर बच गए। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आया है। कहीं भी हो लास्ट में तो बचेंगे ना। अब कुछ लोगों को तो मैं अभी देखता हूं कि जैसे आप HPSSC एग्जाम में शामिल होते हैं तो एक बात और भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर भी कर लेते हैं, आपको डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन में जाना होता है। वहां पे एक पोस्ट के लिए 3 लोग बुलाए गए होते हैं, सिलेक्शन तो एक ही होगी, 2 को तो फिर बाहर निकलना पड़ेगा ना। तो फिर इन बातों की चिंता नहीं करनी है, अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखिए। आप जिस भी एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं कोशिश करिए कि रिटर्न में आप इतना स्कोर कर पाए कि आपको हटाने वाला कोई ना हो। क्लियर? ठीक है, ये आपने जान लिया। अब संविधान की विशेषताओं के तहत आपको ध्यान रखना है कि हमारी संविधान सभा के कार्य क्या थे। तो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि संविधान सभा के कार्य क्या थे। ऑप्शन ए संविधान का निर्माण करना, ऑप्शन बी अंतरिम संसद के रूप में, इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में काम करना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको ध्यान रखना है संविधान सभा के 2 काम थे। एक संविधान का निर्माण करना यानी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण करना। दूसरा कार्य था अंतरिम संसद यानी इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में काम करना। क्लियर? देखिए आपको यह भी ध्यान रखना है संविधान सभा ये 2 तरह से काम करती है, अंतरिम संसद और इसमें रूप में काम करना। दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखें कि जब वो संविधान निर्माण का काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और जब वो संसद के रूप में काम करती थी उसकी अध्यक्षता करते थे, उनका नाम था जी वी मावलंकर। क्लियर? जीवी मावलंकर, जिनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें ये पहले ऐसे प्रोटेम स्पीकर, भारत के कोई पहले प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, उनका नाम भी जीवी मावलंकर ही था। दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखें जीवी मावलंकर जी पहले ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा चुका था। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जीवी मावलंकर ऐसे लोकसभा स्पीकर भी हैं जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। ये गणेश वासुदेव मावलंकर है। तो संविधान सभा 2 तरह से काम करती थी, संसद के रूप में, इसने संसद के रूप में काम किए भी हैं। आपको पता है कि हमारा पहला जो संविधान संशोधन हुआ 1951 में, हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत हमने 9वीं अनुसूची को जोड़ा है। ये प्रश्न भी बनता है कि हमने 9वीं अनुसूची किस संशोधन के तहत जोड़ी या प्रथम संशोधन के द्वारा हमने क्या जोड़ा। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने 1951 में किया, उसके तहत हमने 9वीं अनुसूची को भारत के संविधान में शामिल किया। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची को शामिल किया, जिसके तहत उन विषयों को डाला जाता है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखें। उसके साथ साथ हमारी अंतरिम संविधान सभा ने जो संसद के रूप में काम किया, उसने और भी काम किए। उसने और क्या काम किया? तो आपको 1950-51 1951 में उसने जो आरपी एक्ट बनाया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-1951, ये हमारी संसद ने, इसी ने, संविधान सभा ने बनाया जब वो संसद के रूप में काम करती थी। जी, मुझे उम्मीद है आपने इस बात को समझ लिया होगा।
एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि प्रश्न क्या पूछा था कि हमारी संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में काम करना कब से प्रारंभ किया है? अंतरिम संसद के रूप में, तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में 17 नवंबर 1947 को काम करना प्रारंभ किया। क्लियर? ये बातें समझ आ गई? मुझे उम्मीद है, समझाने की कोशिश करता हूं कहानी की तरह, और इसमें कोई टफ भी नहीं है कि आपको समझना है। हाँ जी, उम्मीद है आपको ये बातें सभी समझ में आ गई होंगी। ओके, समझ में आ गया सभी को? बढ़ते हैं आगे। 26 नवंबर 1949 को आपको ध्यान रखना है, हमारे कुल प्रश्न पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को आंशिक रूप से लागू किया। उसका कारण था कि 26 नवंबर को हमने संविधान बन चुका था, लागू करने की आवश्यकता भी थी, और हमने उस दिन कुल अनुच्छेद जो लागू किए वो हमने कुल 16 अनुच्छेद लागू किए, 15+1, क्योंकि कहते हैं कि 15 ही किए गए थे लेकिन 16 आपको ध्यान रखना है, वो मैंने आपको कारण बताया था। इसमें बहुत सारे आपके सिटीजनशिप से संबंधित अनुच्छेद, नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो लागू किए गए, राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60, फिर हम बात करें तो जो आपका निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 324 29 तक, वो सारे उस दिन लागू कर दिए गए थे। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है 377 380, ये सभी अनुच्छेद उस दिन लागू कर दिए गए थे। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? ये बहुत आसान सा प्रश्न है, क्यों बताते हैं 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में क्यों मनाते हैं? जरा मुझे बताइए। इस दिन हमने क्या किया था? थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने के लिए, लेकिन जरूर बताइए, जो भी हमें देख पा रहे हैं जरूर लिखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को आप लोग जानते हैं कि हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि हम गणतांत्रिक राष्ट्र उस दिन बने। ठीक है, वो आपको बताना है। रिपब्लिक, जनता या संविधान सभा ने, क्योंकि प्रस्तावना में वी द पीपल लिखा है। देखिए, अगर उत्तर हो संविधान सभा को अंगीकार किसने किया, अगर उत्तर भारत की जनता लिखा हो तो आप भारत की जनता को प्राथमिकता दीजिए, बेझिझक दीजिए, तब संविधान सभा नहीं करना है। ऑप्शन में संविधान सभा हो तो आप उसको जवाब दीजिए। संविधान लागू क्या था? नेगी विक्रम दीक्षित चौधरी ने लिखा है लागू क्या था? संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना। नेहरू ने रिवर, अच्छा वो अलग बात है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हुई। सभी गलत है, सभी गलत है, सभी गलत है आप लोग, क्योंकि संविधान, कुछ लोगों ने गलत लिखा है। हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस यानी कि हम 26 जनवरी 1950 को हम गणतांत्रिक राष्ट्र भी बने। मित्रों, गणतांत्रिक राष्ट्र, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब पता क्या होता है? गणराज्य क्या होता है? कि जहां पे सर्वोच्च शासक जो हो वो वंशानुगत रूप में ना हो, यानी यहां पे हमारे देश में राजा का बेटा राजा नहीं बनता, हमारे देश में वही व्यक्ति शासक बनता है। सर्वोच्च शासक होता कौन है? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भले ही जनता उसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती हो, इनडायरेक्टली चुनाव करती हो, लेकिन एक गणतांत्रिक व्यवस्था है, हमने राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ, उस दिन हम गणतांत्रिक राष्ट्र कहलाए, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ना कि इसलिए कि हमारा संविधान लागू हुआ था। हालांकि संविधान लागू हुआ उस दिन पूर्ण रूप से, लेकिन गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन इस दिन हुआ, उस दिन हम गणतांत्रिक राष्ट्र कहलाए। क्लियर? किसको समझ में आ गई? किसको समझ में आ गई? ठीक है, और ये गणतंत्र शब्द हमने फ्रांस से लिया है।
बताइए, जल्दी बताइए, समझ में आ गई बात तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? ये बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं और हम समझते ही नहीं है। हमें लगा संविधान लागू हुआ, लागू तो हुआ, कोई शक नहीं है, लेकिन गणतंत्र का मतलब क्या होता है ये समझना आवश्यक है। कैप्टन, क्लियर, वेरी गुड। अब संविधान की हम अगली विशेषताओं पर पढ़ चलते हैं। अक्सर कहते हैं कि हमारा संविधान जो है ये एक उधार का संविधान है। हम इसको उधार का संविधान कहते हैं, इसकी आलोचना की जाती है, हालांकि यह आलोचना कोई वास्तविक नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि अगर हम दूसरे देशों के अनुभवों से कुछ सीखते हैं तो उसको उधार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अलग देशों के अनुभव से हम आगे बढ़कर, अगर हमारे देश की सहूलियत के हिसाब से हमने किसी देश से कुछ लिया, किसी से कुछ लिया, अपने जहां तक हमें सूटेबल था हमने लिया, इसमें कोई परेशानी वाली बात थोड़ी ना है। तो हमने इस उधार का संविधान, आलोचना कही जा सकती है हमेशा। जी, थैंक यू रितु शर्मा जी। तो इससे कुछ दिक्कत नहीं है। देखें, सबसे पहले आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे संविधान में सबसे ज्यादा हिस्सा हमने कहां से लिया। पहले तो आप ध्यान रखें कि हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया, यानी कि मोटे तौर पे मैं बात कर रहा हूं, पता किसकी? इंग्लैंड की। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान का सबसे ज्यादा हिस्सा हमने कहां से लिया, तब आपको ध्यान रखना है कि भारत के संविधान का हमने सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया है। कहते हैं ना कि कार्बन कॉपी है, अभी कैप्टन साहब लिख रहे थे हमारे, तो कार्बन कॉपी है इसीलिए कहते हैं कि कार्बन कॉपी है। जी, उधार का संविधान कहते हैं। खैर ये बात छोड़िए, हम ब्रिटेन से क्या क्या लिया है उस पर जरा बात करेंगे। तो सबसे पहली व्यवस्था हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था आपको ध्यान रखना है। संसदीय शासन यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ये जो हमने संसदीय शासन व्यवस्था है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। एक लंबे समय तक ब्रिटेन से हम लगभग 150 पौने 200 साल तक हमने ब्रिटेन ने यहाँ पे राज किया, और आपको पता है कि 200 साल तक लगभग राज किया। तो एक व्यवस्था हमने जो संसदीय शासन की व्यवस्था ये हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है, इस बात का आप ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि हमारे सांसदों को बहुत सारे विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसको हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत उनको अधिकार कुछ प्राप्त होते हैं, जिसको आप संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। ये संसदीय विशेषाधिकार हमने कहां से लिए? जहां से हमने संसदीय शासन व्यवस्था ली। तो संसदीय विशेषाधिकार हमने कहां से ग्रहण कर लिए दोस्तों? वहां से लिए गए थे। क्लियर जी। फिर हमने क्या लिया? फिर हमने लिया हमारे देश में कानून का निर्माण किस तरह से होगा। हमारे देश में विधि निर्माण की व्यवस्था क्या होगी? ये क्या है? विधि निर्माण कैसे किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा, विधानमंडलों के द्वारा किया जाएगा। ये विधि निर्माण की व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, फ्रांसिस प्रस्तावना में बहुत अच्छी बात है। विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी? ये बिल्कुल हमने ब्रिटेन के संविधान से इसको ग्रहण किया है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, एक हमने आर्टिकल 14 पढ़ते हैं, वहां पे हम पढ़ते हैं विधि का शासन, रूल ऑफ द लॉ। ये डाइसी ने जो सिद्धांत दिया, ये विधि का शासन, ये जो हमने बात ली, ये कहां से ली? ब्रिटेन के संविधान से। राजा हो या प्रजा का कोई भाग, चाहे देश में, हमारे देश में राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति को हालांकि कुछ अपवाद के रूप में विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि देश में राजा हो या प्रजा, सबको, सबके लिए जो विधि है, कानून है, वो सबके लिए बराबर है। हालांकि वो अलग बात है, आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे तो सब छूट जाते हैं, ऐसा नहीं है। विधि का शासन जो बात की गई है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर हमने क्या लिया है? पांचवी बात हमने ली है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता। ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी हमारे देश में हमें जो नागरिकता प्राप्त होती है कोई राज्यों की अलग से नहीं है, हम भारत के नागरिक हैं, सभी भारत के नागरिक हैं। तो एकल नागरिकता की व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। बाकी हैंड राइटिंग तो समझ आ जाती है ना मेरी सभी को, हालांकि मुझे लगता है कि वैसे अच्छी है, इसमें समस्या नहीं है। जी, आगे बढ़िए। उधार का संविधान कहते हैं। अब हमने बाकियों से क्या लिया? अब आपको देखना है अमेरिका से हमने क्या क्या लिया।
अमेरिका का मतलब है, हम बात कर रहे हैं मोटे तौर पे यूएसए की। सुनिए, अमेरिका के संविधान से हमने बहुत सारी बातें ली, जिसमें सबसे पहली हम बात करें तो आपको पता है कि हमने अमेरिका के संविधान से जो भी हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हमने शामिल किए हैं, ये मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं, फंडामेंटल राइट्स। आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 14 विधि का शासन भले ही हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया, लेकिन दूसरी बात भी लिखी है हमने, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हम यही बात करते हैं ना आर्टिकल 14 में कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के साथ विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से, विधि का शासन इंग्लैंड। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ आनी चाहिए, कोशिश की है। वैसे यहीं पे मेरी इतनी अच्छी तो मतलब पता ठीक लिख लेता हूं मैं, वैसे हिंदी में अच्छी, इंग्लिश में भी आपको ठीक ही लगती होगी। ठीक है, यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अमेरिका से हमने लिया है। दूसरी बात, सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि अगर आप बात करें, हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण। क्या होता है पृथक्करण? तो शक्तियों का पृथक्करण, आपको पता है कि हमारे संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो शक्तियों का पृथक्करण की बात जो है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है भैया, ध्यान रखें। हाँ, सुषमा शर्मा जी बहुत अच्छे लिख रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। ये शक्तियों का पृथक्करण, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों में मैंने कहा विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता, भले ही हमने इंग्लैंड से लिया हो, बाकी पूरे के पूरे मौलिक अधिकार हमने यूएसए से ही लिए हैं। फिर और क्या लिया हमने? आपको पता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रिट्स यानी याचिकाएं जारी करता है। ये जो याचिकाएं हैं ये कहां से ली है? अमेरिका के संविधान से ली है। ध्यान रखें, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको पता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी विधि का पुनरावलोकन कर सकती है, जिसको आप कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये किससे लिया है हमने? जुडिशियल रिव्यू हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ये सभी बातें, तभी तो कहते हैं ना कुछ लोग कि क्या है, उधार का संविधान है। क्यों कहते हैं? हालांकि कहने दीजिए, अलग बात है, लेकिन हमने खूबसूरत प्रावधान ले रखे हैं सभी, इसीलिए हमारा मिला जुला संविधान है। जी सुमित सिंह जी, अच्छी बात है, जरूर आपने क्लासेस देखी होंगी, फायदा आपको होना चाहिए, इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं। तो विधि का ये जो है जुडिशियल रिव्यू ही हमने यहां से लिया है। ठीक है, फिर और क्या हमने लिया? 5वीं बात सुनिए, हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का पद है, उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया जी? उपराष्ट्रपति का पद हमने यूएसए के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, जुडिशियल रिव्यू, रिट्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से ले लिया? यूएसए के संविधान से ग्रहण किया। ये सभी बातें हमने यूएसए के संविधान से लिया है। दूसरी बात, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं महाभियोग, यानी जो इंपीचमेंट है, जिसको आप महाभियोग कहते हैं। ये इंपीचमेंट हमने कहां से लिया? तो ध्यान रखें, इंपीचमेंट जो है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। बहुत अच्छे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नहीं, अच्छा, ये क्या लिखा है? शक्तियों का पृथक्करण। ध्यान रखें, शक्तियों का पृथक्करण, मेरा मतलब ये है, शक्तियों का पृथक्करण, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, कनाडा से हमने लिया। कनाडा से तो हमने लिया, लेकिन यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण मैंने आपको कहा दिया होगा, संघ सूची, ये नहीं, संघ सूची नहीं, यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण का मतलब है कि जो हमने शक्तियों का पृथक्करण, 3 तरह से शक्तियों का विभाजन होता है। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका, आपने सही किया यार, मुझे याद दिला दिया, मैंने आपको शक्तियों का पृथक्करण दूसरा कह दिया, संघ सूची और राज्य सूची समवर्ती। नहीं, शक्तियों का पृथक्करण इस तरह से भी होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका
और आपकी विधायिका यानी लेजिस्लेचर। तो ये जो शक्तियों का पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर्स अलग अलग जो है, ये हमने जो व्यवस्था है ये हमने यूएसए से ली है। बाकी आप सही कह रहे हैं, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है ये कनाडा से है, क्योंकि ये संघवाद ढांचा फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है उसके तहत आती है। बहुत अच्छा किया, किसने याद दिलाया मुझे? हाँ, सुषमा शर्मा जी ने, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ नरेंद्र जी, बिल्कुल, ये मैंने थोड़ा सा गलत कह दिया, लेकिन इस शक्तियों का पृथक्करण मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। आगे सभी को समझ, बढ़ते हैं आगे। देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो, जो कुछ बातें बताएगी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए जल्दी से। बढ़ते हैं आगे, हाँ जी बढ़ते हैं आगे। फिर हम आगे बढ़े तो हम बात करेंगे सोवियत संघ, यानी कि जिसको आप कहते हैं यूएसएसआर। सोवियत संघ से हमने क्या लिया? पहली बात ध्यान रखें, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत संघ से लिए हैं, जिसको आप फंडामेंटल, हालांकि इनको हमने कब जोड़ा? 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा। ये प्रश्न पूछा गया था ना, ये भी एचआरटीसी में पूछा गया, मूल कर्तव्यों को हमने कब जोड़ा? मैंने बताया था 42nd अमेंडमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, उनकी सिफारिशों पर जोड़ा गया। बिल्कुल सही बात है, मौलिक कर्तव्यों। दूसरी बात, हमने जो एक सामाजिक और आर्थिक नियोजन की व्यवस्था की है, सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, हालांकि योजना आयोग अलग है, लेकिन ये जो प्लानिंग की व्यवस्था है नियोजन की, ये हमने कहां से ली? प्लानिंग की व्यवस्था हमने सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से ली है। बिल्कुल, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली है, सही बात है, आप लिख रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं आप। फिर है उसके बाद बचा हमारा कनाडा, कनाडा की बात करें तो हमारा जो संघीय ढांचा है, जिसको हम संघवाद कहते हैं, तो जो संघीय ढांचा है, संघीय ढांचे में क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा क्या होता है, राज्य के पास अपनी शक्तियां हैं और केंद्र के पास अपनी शक्तियां हैं, और शक्तियों का जो बंटवारा है और समवर्ती सूची की जो अवधारणा है, जो कॉन्करेंट लिस्ट है, उसका कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, जिसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं। जैसे पूछा था एचआरटीसी के पेपर में, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे कानून जो है वो संसद भी बना सकती है, विधानमंडल भी बना सकता है। लेकिन अगर कोई एक ही विषय पे कानून बनाया जा रहा हो, एक ही विषय का मतलब शिक्षा से संबंधित कोई कानून बनाया जा रहा हो, राज्य सरकार भी बना रही हो, केंद्र भी बना रहा हो, तो प्राथमिकता किसको मिलेगी? केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून। तो जो संघीय ढांचा है कनाडा के संविधान से हमने ग्रहण किया है। क्लियर? उसके बाद बचा हमारा कौन? उसके बाद बचा हमारा जर्मनी। तो हमारे देश में 3 तरह से आपातकाल लगता है। जर्मनी में बात करें, ये प्रश्न भी इसमें पूछा गया आपातकाल से एचआरटीसी के पेपर में, कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में आपको कितने समय के अंदर संसद से स्वीकृति लेनी चाहिए? तो आपको पता है कि विदिन 30 डेज, यानी 1 महीने के अंदर अंदर। तो आपातकाल की जो व्यवस्था है, इमरजेंसी का जो सिस्टम है, ये हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। हमारे देश में जो संविधान बनाया गया है, उस संविधान में अगर संशोधन करना हो तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी? उस देश की जो व्यवस्था है, उस संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की। कहां से आगे बात? दक्षिण अफ्रीका से। बहुत अच्छे सुषमा शर्मा जी, आप सही कह रहे हैं। मधुबाला जी, ये तो याद करना पड़ता है, कुछ एक महत्वपूर्ण याद कीजिए कि कौन सा विषय, जैसे संघ सूची, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको याद हो सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि आपको सिर्फ ये जानना है, जैसे आपको पता होगा ना, करेंसी जारी करना, तो जाहिर सी बात है, रेलवे आ गया, बैंकिंग आ गया, जाहिर सी बात है, सामने पता चलता है, दैट आर सब्जेक्ट ऑफ, दीज आर सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। सुमित सिंह जी, लोकपाल के लिए 2 बार क्लास हो चुकी है, लोकपाल के लिए पूरा मैंने लोकपाल समझाया है, व्हाट आर लोकपाल एंड लोकायुक्त, सब कुछ बताया है। आप वीडियो सर्च करिए लोकपाल बाई अभिषेक धीमान या लोकपाल बाई प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस, आपको क्लास मिल जाएगी, आप जरूर देखिए।
लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सभी क्लासेस हो चुकी हैं, आपने नहीं देखी हैं, बार बार नहीं है पढ़ाने का मतलब बनता है, आप जरूर सर्च करिए और आपको मिल जाएगा। नहीं निशान जी, जरूरी नहीं है आप कोई बुक्स को पढ़ें, अगर आपने वीडियोस को प्रॉपर नोट्स मेरी वीडियो से बनाए हैं तो आपको बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हो जाएंगे। जहां तक आप लोअर लेवल की बात कर रहे हैं, सारे कंपटीशन एग्जाम हो सकते हैं, है ना। जो टॉपिक बचे हैं वो मेरी कोशिश है कि लगभग पॉलिटी तो आपको पूरी करवा दी जाए, फिर आपको किसी बुक की आवश्यकता ना पड़े। आप चाहे सिविल सर्विस की तैयारी करने जा रहे हो तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ देख लीजिएगा, आपने बहुत सारी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। लोकपाल तो मैंने करवाया है, 2 बार करवा दिया। कैसे लगा? उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। हमारे संविधान की फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे संविधान को कहा जाता है कि हमारा संविधान लचीला है। हमारा संविधान है कैसा, लचीला है या कठोर? तो हमारे संविधान को कहते हैं कि ये फ्लेक्सिबल भी है और थोड़ा सा हार्ड भी है, ये कठोर भी है। लचीला और कठोर दोनों कहा जाता है। एक्चुअली में ये जो लचीला, फ्लेक्सिबल एंड कठोर, ये दोनों बातें आखिर जुड़ी किससे हैं? ये बातें जुड़ी हैं संविधान संशोधन से। किस संविधान से कैसे पता चलेगा कि कौन सा संविधान आखिर लचीला है? तो वो किससे पता चलेगा? उसमें संशोधन की प्रक्रिया कैसी है, इसी से तो पता चलेगा ना कैसा है संविधान। तो संशोधन में अब यहां से आपको ध्यान सुनना है। थैंक यू बहुत। अब यहां से आपको सुनना है बहुत ज्यादा, ठीक है। सर लोकायुक्त के लिए थोड़ा ही करवाया था आपने, वो काफी है क्या? लोकायुक्त में ज्यादा थोड़ी ना आएगा। वही लोकायुक्त में मैंने जो 2 बातें आपको बताई थी, एक लोकायुक्त अधिनियम किसने पारित किया और पहले लोकायुक्त का गठन इसने किया, उड़ीसा और महाराष्ट्र। मैंने जो आपको बताया था, बस इतना ही ध्यान रखें। हाँ, आंशिक लचीला, आंशिक कठोर, सही बात है, बिल्कुल। यहां पे अनुच्छेद 368 को आपने बहुत ध्यान से सुनना है। अनुच्छेद 368 में क्या क्या बातें लिखी हैं? अनुच्छेद 368 को टुकड़ों में बांट लीजिए, वहां पे क्या बातें लिखी हैं। पहला लिखा है कि संविधान में संशोधन करने की विधि, मेथड ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में लिखी गई है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, यानी कि संविधान संशोधन के तरीके क्या हैं वो आपको लिखा गया है। दूसरी बात ये लिखी है कि संविधान संशोधन करेगा कौन। तो हमारे संविधान में संशोधन सिर्फ संसद कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ ये संसद का मोनोपोली है। संशोधन आपको ध्यान रखना है, वहां पे लिखा है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से नहीं, संशोधन सिर्फ संसद कर सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, संसद कर सकती है। दूसरा, संविधान संशोधन में आप एक और बात ध्यान रखें कि संविधान संशोधन में राष्ट्रपति कभी भी अपनी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें राष्ट्रपति की जो वीटो है वो नहीं चलती है, राष्ट्रपति अपनी वीटो का इस्तेमाल थोड़ी ना करेंगे। मतलब संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होती है, और ये हमने प्रावधान किया है। हमने जो 24वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय किया गया, 24th अमेंडमेंट, 24वां संविधान संशोधन हमने कब किया है दोस्तों? तो 24th अमेंडमेंट 1971 में किया। और हमने क्या कर दिया कि जो भी संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। मतलब राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होती है। हमने 24वें संशोधन से प्रावधान किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। अब ये बातें आपने जान ली, आगे बढ़ना चाहिए, यहीं पे बता देना चाहिए। जी यहीं पे बता देते हैं। 368 के तहत देखिए हमारे संविधान में 3 तरह से संशोधन किया जा सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हो तो संविधान में संशोधन 3 तरीकों से किया जाता है। एक, सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत का मतलब क्या है? एक सिंपल मेजोरिटी से, जब दोनों सदनों के द्वारा कुल सदस्य संख्या जो टोटल मेंबर्स हैं, अगर उनकी सिंपल मेजोरिटी मिल जाए, उनका सामान्य बहुमत मिल जाए, उससे संशोधन किया जा सकता है। दूसरे संशोधन की विधि है जिसके तहत हम क्या करते हैं, जिसके तहत हमें विशेष बहुमत चाहिए होता है, जिसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जो हमारे संविधान में विशेष बहुमत बताया गया है, आखिर वो विशेष बहुमत क्या होता है? वहां पे लिखा आएगा
कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स। आपको ध्यान रखना है, विशेष बहुमत का मतलब होता है कि जहां पे सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए होता है और साथ में सदन में उपस्थित और मतदान यानी कि जो प्रेजेंट है और जो वोट देने वाले लोग हैं, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत यानी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है। आपको पूछा जाए हमारे संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है, आप ध्यान रखेंगे 3 प्रकार से किया जाता है। लेकिन पूछा जाए कि 368 में संशोधन कितने प्रकार से, तो सिर्फ 2 प्रकार से किया जाता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है 2 प्रकार से क्या क्या होता है, जिसमें एक विशेष बहुमत जिसको आप कहते हैं, जिसमें मैंने कहा सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, साथ में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, और तीसरा होता है जिसमें आपको विशेष बहुमत तो चाहिए होता है प्लस आपको आधे राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए होता है। यू हैव गेट रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, आधे राज्यों का आपको अनुमोदन चाहिए होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और वैसे संविधान में संशोधन 3 तरीकों से, यहां पे देखिए विशेष बहुमत और साथ में तीसरी विधि है विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन। अब ये सामान्य बहुमत क्या होता है, तो आपको मैंने एक बात बताई थी, मैंने कह दिया है 368 में संशोधन 2 तरीके से होता है। हमने अनुच्छेद 3 पढ़ा, नए राज्य का गठन करना हो, राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, तो आपको पता है हमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। सामान्य बहुमत से वो काम हो जाते हैं, इसलिए तो हम उसको संशोधन नहीं कहते। हालांकि उसमें भी बहुमत चाहिए होता है, लेकिन वो सामान्य बहुमत से है, इसलिए इसको 368 में शामिल कर ही नहीं सकते। ऐसे नए राज्य का गठन, राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य की सीमा में परिवर्तन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चाहे आप यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके प्रशासन से संबंधित अगर कोई चेंजेस करना हो, वो हम सामान्य बहुमत से कर सकते हैं। किसी राज्य में विधानसभा का गठन करना हो, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो, विधान परिषद को समाप्त करना हो, उसके लिए हमें संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सामान्य बहुमत से किए जाने वाले संशोधन है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बस मैं भी जा रहा हूं, टाइम हो गया है। बाकी हमारी इसके लिए चर्चा जो है वो जारी है संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में। आप जरूर, मुझे लगता है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ बातें आज जान ली, कुछ नया भी सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच आपका जुड़ने के लिए। और लोकपाल के बारे में बाकी आप जरूर हमारी पुरानी क्लासेस देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। कोई पॉलिटी बहुत टफ नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं किसी भी, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो चाहे कॉमर्स से हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल वही है जो आपने मान लिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार आप सभी को, और जुड़े रहने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू राकेश जी। नहीं, HRDC का पेपर फिर से नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होगा। एक बार पेपर हो गया है, आपका एग्जाम रिजल्ट जरूर निकलेगा, बस आपने थोड़ा हौसला बनाए रखें, हिम्मत बनाए रखें, पेपर जरूर होगा। सो रिजल्ट जो है जरूर निकलेगा। एक बच्चे के लिए किसी कैंडिडेट से ऐसा अपवाद के रूप में कभी पेपर कैंसिल नहीं होता। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। इसी तरह आप जुड़े रहें और धन्यवाद।